अगेन टू द चैनल बायो क्लासेस। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल में। हम कर रहे थे चैप्टर 10th क्लास 12 का माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, नहीं देखा हो तो देख लीजिए, चैनल के साथ बने रहिए। आज हम शुरू करते हैं लेक्चर 2। यूजेस हमने काफ़ी पढ़े थे माइक्रोब्स के फर्स्ट लेक्चर में, उसी कंटिन्यूएशन में सेकेंड वीडियो है। सीवेज के ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का यूज होता है। सीवेज होता क्या है? सीवेज जो है ये वेस्ट और वेस्ट वाटर जो प्रोड्यूस होते हैं रेजिडेंशियल सोर्सेज से या कॉमर्शियल सोर्सेज से और जो डिस्चार्ज किए जाते हैं सीवर्स में, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? सीवेज। सीवेज हार्मफुल होते हैं। इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं? ये ऑफेंसिव ओडर, गंदी महक इनसे प्रोड्यूस होती है। इन सीवेजेस में बहुत से पैथोजेंस होते हैं, डिफरेंट माइक्रोब्स होते हैं जो काफ़ी डिजीजेस को कॉज करते हैं। इसके अलावा सीवेज के एडिशन से वाटर सोर्सेज में, सीवेज के एडिशन से जैसे कि पॉन्ड्स में या लेक्स में या रिवर्स में सीवेज का वाटर जब पहुंचता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल वाटर का कम हो जाता है, जिसके वजह से बीओडी की वैल्यू, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू वाटर में बढ़ जाती है। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अभी हम डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू बढ़ जाती है, वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे कि जो वाटर के माइक्रोब्स, वाटर में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो फिशेस हैं, जो और भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उनकी डेथ होने लगती है क्योंकि उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है। इंडस्ट्रीज और म्यूनिसिपल वाटर वेस्ट को ट्रीट किया जाता है बिफोर वाटर बॉडीज में डिस्पोजल से पहले उसे ट्रीट किया जाता है यूनिट्स में, जिसे हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में प्रोसेसेस क्या होते हैं इसे हम आगे पढ़ेंगे। इस ट्रीटमेंट प्लांट में वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स से ट्रीट किया जाता है। इसके मेनली 2 स्टेजेस होते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिजिकल ट्रीटमेंट होता है। फिजिकल ट्रीटमेंट मतलब कि उसको फिल्टर करते हैं, सेडिमेंट करते हैं, जिससे कि उसके पेबल्स, सॉयल, डस्ट पार्टिकल्स, ये सारी चीज़ें, फ्रॉथ, ये रिमूव हो जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम उसमें माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं और धीमे धीमे बीओडी की वैल्यू को कम करते हैं। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप इज सीवेज ट्रीटमेंट में प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिजिकल रिमूवल करते हैं फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं बाय द माइक्रोब्स। फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिजिकल ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में पार्टिकल्स का रिमूवल फिजिकली करते हैं, लाइक फिल्ट्रेशन मेथड से या सेडिमेंटेशन मेथड से, दोनों मेथड से। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होता है, जो फ्लोटिंग पार्टिकल्स हैं, जैसे जो भारी पार्टिकल्स होंगे, डस्ट पार्टिकल्स या पेबल्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे? सेडिमेंट हो जाएंगे, और जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो फिल्टर हो जाएंगे। लेकिन जो हल्के पार्टिकल्स हैं उसको कैसे रिमूव करते हैं? उसको कई स्टेप्स में फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव करते हैं। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन से ग्रिट रिमूव होता है, मतलब सॉइल और स्मॉल पेबल्स रिमूव होते हैं, और सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से जो स्मॉल पार्टिकल्स जो ऊपर तैरते हैं उनको रिमूव किया जाता है। जो सॉलिड पार्टिकल्स जो सेटल हो जाते हैं ये बनाते हैं प्राइमरी स्लज। ठीक है, ये रिमूव हो जाएगा प्राइमरी स्लज। और जो आफ्टर फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के बाद जो इफ्लुएंट, जो मतलब जो चीज़ें निकल रही हैं, जो वाटर निकल रहा है, उसको क्या कहते हैं हम? इफ्लुएंट। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन प्रोसेस के बाद जो वाटर निकला वो क्या हो गया? इफ्लुएंट।
अब ये इफ्लुएंट ही ये सेकेंडरी, इसको यूज करेंगे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसे कहा जा रहा है, उसमें क्या करते हैं, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से इफ्लुएंट निकला उसको बहुत बड़े बड़े, इस तरह के जो टैंक्स है ना, इस तरह के बहुत बड़े बड़े टैंक्स में इन वाटर को डाल दिया जाता है, ठीक है, और डाल करके इसे छोड़ देते हैं जिससे कि इसमें एरोबिक माइक्रोब्स की प्रॉपर विग्रस ग्रोथ हो जाए, ठीक है, बहुत अच्छे से इन माइक्रोब्स की एरोबिक माइक्रोब्स उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं कि जिससे एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ प्रॉपर हो जाए। जब ये माइक्रोब्स इस पे ग्रो करते हैं तो काफी ऑर्गेनिक मटेरियल जो सीवेज में है, फीकस में क्या होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, तो ये काफी ऑर्गेनिक मटेरियल जो है ये बैक्टीरियाज, एरोबिक बैक्टीरियाज इसको यूज कर लेते हैं, इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज कर लेते हैं, ठीक है, इन एफ्लुएंट्स में से, और धीमे धीमे इनका बीओडी वैल्यू जो होता है वो कम होने लगता है। बीओडी वैल्यू क्या होती है, बीओडी वैल्यू जिसे कहते हैं हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब कि ऑक्सीजन की वो वैल्यू, ठीक है, ऑक्सीजन का वो अमाउंट, ऑक्सीजन का वो वॉल्यूम जो कि कंज्यूम होगा ऑर्गेनिक मैटर, किस 1 लीटर वाटर में जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए जितना ऑक्सीजन यूज होता है, ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन यूज होगा, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या यूज होगा, ऑक्सीजन यूज होगा। तो ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर अगर है तो ज्यादा ऑक्सीजन यूज होगा। ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होना मतलब सीवेज में ज्यादा गंदगी है तो ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, तो ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है तो ज्यादा ऑक्सीजन यूज कंज्यूम होगा उसको डिग्रेड करने के लिए, ठीक है। तो अगर ये ऑर्गेनिक मैटर धीमे धीमे कंज्यूम हो जाए बैक्टीरिया से, ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हो जाए एरोबिक बैक्टीरिया से, तो क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया। ऑर्गेनिक मैटर जब इस सीवेज में कम हो गया तो अब हमें कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी उसको डिग्रेड करने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर अब कम है। तो मतलब क्या हुआ, बीओडी की वैल्यू कम हो गई, ठीक है। तो अगर बीओडी की वैल्यू वाटर की ज्यादा है मतलब कि वो वाटर ज्यादा पॉल्यूटेड है, ऑर्गेनिक मैटर उस वाटर में ज्यादा है। अगर बीओडी की वैल्यू कम है मतलब कि वो लेसर पॉल्यूटेड है। तो इस तरह से प्राइमरी इफ्लुएंट जो निकला उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, उसको बड़े ऐसे ओपन टैंक्स में उसको डाल दिया जाता है जिससे कि एरोबिक बैक्टीरिया उस पर ग्रो कर जाए और उस वाटर का, उस इफ्लुएंट का ऑर्गेनिक कंटेंट कम हो जाए, ऑर्गेनिक वेस्ट कंटेंट कम हो जाए और बीओडी की वैल्यू कुछ कम हो जाए। जब एक बार बीओडी की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, सिग्निफिकेंट वैल्यू पे थोड़ी कम हो जाती है, तो उसे ट्रांसपास कर दिया जाता है सेटलिंग टैंक्स में, ठीक है, उसे सेटलिंग टैंक्स में पास करते हैं जहां पर जो बैक्टीरियाज हैं, जो एरोबिक बैक्टीरियाज हैं उनको अलाउ कर दिया जाता है कि वो धीमे धीमे सेटलिंग टैंक्स है, तो अब उसमें हम कोई एयरेशन नहीं देंगे, कुछ उसको बिल्कुल भी हिलने डुलने नहीं देंगे, जिससे कि बैक्टीरिया धीमे 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 नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आकर के धीमे धीमे ये सेडिमेंट हो जाते हैं और इसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। ये जो बैक्टीरिया नीचे सेडिमेंट हो गए इसे कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। इन एक्टिवेटेड स्लज में से ये वही बैक्टीरियाज हैं, एरोबिक बैक्टीरियाज हैं जो कि नीचे सेडिमेंट हो गए। इन बैक्टीरियाज का थोड़ा अमाउंट भेज दिया जाता है फिर से एरेशन टैंक्स में, जहां पर प्राइमरी इफ्लुएंट आया था एरेशन टैंक्स में, कि वहां पर ये ऑर्गेनिक मैटर को कम करे, बीओडी वैल्यू को घटा दे। तो थोड़ा सा इनोकुलम इसको भेज दिया जाता है कहां पर, एरोबिक टैंक से, जो प्रीवियस स्टेप था।
और जो मेजर अमाउंट है, ज़्यादातर अमाउंट है, इसको डाल देते हैं, उसको लार्ज टैंक्स में डाल देते हैं, जिसे कहते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ठीक है, स्लज डाइजेस्टर क्या है? इसमें स्लज डाइजेस्टर, इसमें डाइजेशन किया जाता है और बैक्टीरियाज जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर डाइजेशन, आफ्टर एंजाइमेटिक एक्शन, ये प्रोड्यूस करती हैं गैसेस मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जो बनाती हैं बायोगैस विच आर यूज्ड एज फ्यूल। ठीक है, तो दो चीजें हमें सेटलिंग टैंक से, दो चीजें मिली थी। सेटलिंग टैंक से हमें स्लज मिला था, बैक्टीरियल स्लज मिला था, और ऊपर सेडिमेंट मिला था, सॉरी सुपरनेटेंट मिला था। तो सुपरनेटेंट जो है, ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट का जो इफ्लुएंट है या सुपरनेटेंट है, इसको भेज दिया जाता है रिवर में या स्ट्रीम्स में, मतलब वाटर बॉडीज में। और जो स्लज है, जो बैक्टीरियल स्लज है, इसका थोड़ा पोर्शन कहाँ भेजा गया? थोड़ा पोर्शन भेजा गया वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया को यूज करने के लिए, एज ए इनोकुलम यूज करने के लिए भेज दिया गया लार्ज ओपन टैंक्स में, जिससे कि बीओडी की वैल्यू को कम किया जा सके। और लार्जर अमाउंट इस जो सेडिमेंट है, स्लज है, इसका हम यूज करते हैं बायोगैस बनाने में। इस तरह से इसको स्लज डाइजेस्टर में डालते हैं। इसमें बैक्टीरियाज रहते हैं जो कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको और प्रॉपर डाइजेस्ट करके, और वो उसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस रिलीज करते हैं, जो बायोगैस की तरह से यूज। माइक्रोब्स ये मेजर रोल प्ले करते हैं। मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए, अगर हम ग्लोबली देखें, एवरी डे इतना वाटर जो है, मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर, ये ट्रीट होता है इन माइक्रोब्स से ही। सॉरी, इन माइक्रोब्स के अलावा अभी तक कोई मैन मेड ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनाई गई है कि जिससे इन सीवेज का ट्रीटमेंट किया जा सके। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, इन्होंने इनिशिएट किया गंगा एक्शन प्लान, जैसे कि गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, दोनों का नाम याद रखिए। और मिनिस्ट्री एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इनिशिएट किया कि इन जो मेजर रिवर्स हैं, गंगा, यमुना और भी जो मेजर रिवर्स हैं, इनके पॉल्यूशन को कम करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया। इन प्लान्स में क्या था कि जो भी सीवेज निकल रहा है इंडस्ट्रीज से या हाउसेस से, रेजिडेंशियल एरिया से, उसे डिस्चार्ज करने से पहले रिवर्स में या वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करने के लिए प्लांट्स सेटल किए जाएं, एस्टैब्लिश किए जाएं, जहां पर इन सीवेज का ट्रीटमेंट हो सके। नेक्स्ट इज माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस क्या होती है? बायोगैस मिक्सचर ऑफ गैस है जो कि प्रोड्यूस होती है माइक्रोबियल एक्टिविटी से। हमने वहां पे बैक्टीरियल स्लज से भी देखा कि बायोगैस को कैसे बनाया जाता है। ये डिफरेंट बैक्टीरिया जो होते हैं, ये एनारोबिकली डाइजेस्ट करते हैं, सेलुलोजिक मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं, और ये लार्ज अमाउंट में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये तीनों गैसेस का नाम याद रखिए कि बायोगैस में होता क्या है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये रिलीज करते हैं। और ये बैक्टीरियाज जो यूज होते हैं, इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं मिथानोजेंस या मिथानोबैक्टीरियम। These are commonly found in anaerobic sludges during sewage treatment. ये बैक्टीरिया प्रेजेंट और कहाँ पर होते हैं? ये र्यूमेन ऑफ कैटल्स में, जो कैटल का स्टमक होता है, र्यूमेन पार्ट, उसमें कई पार्ट्स होते हैं इनके स्टमक में, उसमें एक र्यूमेन होता है
जिसमें कैटल्स में जैसे काऊ, गोट्स, इन सब कैटल्स में इनके र्यूमेन में ये बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसकी वजह से ये सेलुलोजिक मटेरियल्स को, फूड मटेरियल्स को ये डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया, इसमें सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया इनके र्यूमेन में प्रेजेंट होता है। ह्यूमन बीइंग के र्यूमेन में प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें खाना पका के खाना पड़ता है। और ये जानवर जो होते हैं ये खाना बिना पका डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके एलिमेंट्री कैनाल में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं जो कि सेल्यूलेज एंजाइम रिलीज करते हैं, और ये सेल्यूलेज एंजाइम इस सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज में, और ये सेलुलोज को जब ब्रेक डाउन करते हैं तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड, क्योंकि सेलुलोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ये मोनोमर्स में डाइजेस्ट होगा और कैटल्स को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। इनके एक्सक्रीटा में भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एक्सक्रीटा जिसे गोबर कहते हैं, which is rich in these bacteria. So the biogas which is generated by the excreta of these cattle, that is known as gobar gas. Gobar gas plant production was developed in India mainly by the effort of two institutions, that is Indian Agriculture Research Institute IARI and Khadi and Village Industries Commission KVIC। ठीक है, इन दोनों इंस्टीट्यूशन के मदद से ये बायोगैस प्रोडक्शन इंडिया में डेवलप किया गया। बायोगैस प्लांट में कंक्रीट की बनी हुई, मतलब सीमेंट की बनी हुई, कंक्रीट की बनी हुई बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, जिसमें कि जो मेनली इनको रूरल एरियाज में बनाया जाता है, क्योंकि बायो वेस्ट वहाँ ज़्यादा मिलता है। खेतों से जो वेस्ट मिलते हैं, जो बाई प्रोडक्ट होता है जो क्रॉप्स का, वो बायो वेस्ट होता है। इसके अलावा जो डंग होता है कैटल्स का, इनकी स्लरी इन बड़े बड़े कंक्रीट टैंक्स में की जाती है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें एक बड़ा टैंक होगा, ठीक है, इस टैंक पे एक गैस होल्डर होता है, यहाँ पर गैस होल्डर होता है। जैसे जैसे डाइजेशन होता है इस स्लरी में, जो ये आपका वेस्ट है इस स्लरी में, जैसे जैसे डाइजेशन होता है ये गैस होल्डर वैसे वैसे ऊपर राइज करता है, क्योंकि यहाँ पर गैस का फॉर्मेशन होता है। एक इनलेट होगा जहाँ से कि हम जो भी इसमें इनोकुलम डालना है, मतलब कि जो भी इसमें जो सबस्ट्रेट है, जो वेस्ट चीज़ें हैं जो डाल रहे हैं, डंग डाल रहे हैं, वो इस इनलेट पाइप से अंदर जाएंगी। और दूसरा आउटलेट पाइप होगा। आउटलेट पाइप वो होगा जो कि आफ्टर डाइजेशन, आफ्टर ट्रीटमेंट जो प्रोडक्ट मिला, एक तो गैस मिलेगा और दूसरा जो मतलब सॉलिड मटेरियल जो वेस्ट फॉर्म में है, जो डाइजेशन के बाद है, वो यूज कर लिया जाता है एज अ फर्टिलाइजर। तो स्पेंट स्लरी जो है उसको भी रिमूव कर लेते हैं और इसको एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं। और ये जो गैस रिलीज होगी इसको गैस होल्डर में इकट्ठा कर लेते हैं और इसको भी यूज करते हैं, विच इज यूज्ड एज बायोगैस एंड इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग। ठीक है, तो इस तरह का इनका। नेक्स्ट, माइक्रोब्स तो नहीं है, ये प्लांट्स हैं। कुछ प्लांट्स जो हैं वो एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन और सोर्स ऑफ जो हाइड्रोकार्बन होते हैं और ये पेट्रोलियम प्रोडक्शन में यूज होते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट्स हैं फैमिली के, कुछ फैमिलीज हैं प्लांट्स की, जैसे यूफोरबिएसी है, एसएलपीडीएसी है, एपोसाइनेसी। इन प्लांट्स का जो लेटेक्स होता है, जो मिल्की सिक्रीशंस जो प्लांट के निकलते हैं, इनमें हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन जो होता है इसको यूज किया जाता है एज ए, मतलब इसको प्यूरिफाई करने के बाद इसको यूज किया जा सकता है एज अ फ्यूल। इसको या तो डायरेक्टली
रिफाइनमेंट के बाद यूज़ कर सकते हैं ऑटोमोबाइल्स में, या फिर इसको पेट्रोल में या दूसरे फ्यूल्स में मिक्स करके इसको यूज़ किया जा सकता है ऑटोमोबाइल्स में। तो इसका डेवलपमेंट हो रहा है फर्दर कि इसको भी हम इन प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट को भी यूज़ कर सकें, लेटेक्स को भी यूज़ कर सकें मैक्सिमम ऑटोमोबाइल्स में। इन तरह के प्लांट्स के प्लांटेशन को हम कहते हैं पेट्रो प्लांटेशन, क्योंकि पेट्रोलियम की तरह से इसको यूज़ किया जा रहा है, इसलिए इसे कहते हैं पेट्रो प्लांटेशन। एल्कोहल एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है, बहुत से एज एनर्जी सोर्स यूज़ किया जाता है। ये एल्कोहल आफ्टर फर्मेंटेशन बनाए जाते हैं इनके जूसेस के थ्रू, जैसे शुगर बीट, पोटैटो, मीट, शुगर केन, टोपियोका, मोलासेस। इनके जूसेस के फर्मेंटेशन के बाद एल्कोहल जो मिलता है उससे भी फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, और इनके क्रॉपिंग को हम कहते हैं एनर्जी क्रॉपिंग, अगर इसका यूज़ किया जा रहा है एज अ फ्यूल। एल्कोहल का सक्सेसफुल यूज़ इन मोटर ये शुरू हुआ ब्राज़ील में, और ये आज भी फर्स्ट लीडिंग कंट्री है फॉर द यूजेज ऑफ एल्कोहल एज अ फ्यूल इन मोटर्स। नेक्स्ट, माइक्रोब्स एंड बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट में बहुत से केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, हर्बिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो केमिकल्स यूज़ होते हैं ये तो टारगेट जो होता है उसको तो किल करते ही हैं, जो नॉन टारगेट्स होते हैं उन पे भी ये हार्म करते हैं, जो क्रॉप्स हैं उनको भी ये हार्म करेंगे। फिर वहाँ से फूड चेन के थ्रू ये केमिकल्स हैं, फूड चेन के थ्रू ये ह्यूमन बॉडी में भी आएंगे, वहाँ पर भी हार्म करेंगे। तो इस वजह से हमारी फार्मिंग अब थोड़ी ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव कर रही है, और जो कंट्रोलिंग एजेंट्स हैं, जो केमिकल्स यूज़ किए जाते थे उसके जगह पे अगर बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज़ किए जाएं तो वो ज़्यादा हेल्दियर होगा। बायो कंट्रोल एजेंट इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं टू कंट्रोल पेस्ट। बायो हर्बिसाइड क्या होता है, जो वीड्स हैं, जो खरपतवार निकल जाते हैं खेतों में, उनको कंट्रोल करने के लिए हम हर्बिसाइड केमिकल्स स्प्रे करते हैं। अगर वो केमिकल्स हम स्प्रे ना करें, उसके जगह पर ये फाइटोप्थोरा पैल्मीबोरा, नाम याद रखिएगा, फाइटोप्थोरा पैल्मीबोरा, ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है किसकी ग्रोथ को, मिल्क वीड वाइन्स, ये वीड है मिल्क वीड वाइन्स, इन वीड्स की ग्रोथ को कंट्रोल करता है इन साइट्रस ऑर्चिड्स में। ठीक है। लेडी बर्ड ये कंट्रोल करती है एफिड्स जो होते हैं, छोटे छोटे टिड्डे जैसे होते हैं, इनको ये बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं क्रॉप्स को, तो इन पे ये बर्ड जो होती हैं फीड करती हैं इनको, तो इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करती हैं। ड्रैगन फ्लाइज मॉस्किटोज के लार्वा को फीड करते हैं, जिसके वजह से मॉस्किटोज की पॉपुलेशन को चेक किया जा सकता है। जब ये कैक्टस जो है, ये इनकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, इनकी ग्रोथ को चेक करने के लिए एक इंसेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है कॉकनियल इंसेक्ट, कैक्टोब्लास्टस कैक्टोरम। ये कैक्टस की ग्रोथ को चेक करता है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, सारे नाम आपको याद रखने हैं। ट्राइकोडर्मा फंजाई ये फ्री लिविंग फंगस है, और ये बहुत सारे प्लांट पैथोजेंस की ग्रोथ को चेक करता है। बैक्यूलोवायरस जीनस न्यूक्लियोपॉली हेड्रोवायरस, ये स्पीसीज स्पेसिफिक वायरस होते हैं, और कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ये शो नहीं करते हैं प्लांट्स एनिमल्स पे, और इनका यूज़, ये अटैक किस पे करते हैं, ये बहुत सारे इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स पे अटैक करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स पे इनका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। तो इस तरह से ये बेनिफिशियल होते हैं। जो अटैकिंग इंसेक्ट्स हैं, जो क्रॉप को वेस्ट कर रहे हैं,
उनकी पॉपुलेशन को चेक करने के लिए। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है कि पेस्ट के पेस्ट जो हैं जो कि क्रॉप्स को हार्म कर रहे हैं, इन पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बाय एनी अदर मीन्स, बाय एनी अदर बायोलॉजिकल मीन्स, जिससे कि क्रॉप को कोई हार्म ना हो, उसमें जो प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं, उनको कोई हार्म ना हो, जो एनिमल्स उसे खा रहे हैं उसको कोई हार्म ना हो, बस ये टारगेटेड उन पेस्ट को ही किल करें। यही एम होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बेसिलस थ्यूरिंजेसिस या थ्यूरिंजेनेसिस, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बीटी कॉटन बनाया गया है, जिसे डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे। बेसिलस थ्यूरिंजेनेसिस जो है ये बैक्टीरिया है जो कंट्रोल करता है बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को और भी कैटरपिलर्स को, और भी मतलब और भी लार्वास को, इंसेक्ट के लार्वास के ग्रोथ को ये चेक करता है। ये जो होते हैं बेसिलस थ्यूरिंजेंसिस के बैक्टीरिया, ये शाशे में, छोटे छोटे शाशे में रहते हैं, इनके स्पोर्स उसको वाटर में मिक्स करके और इनको प्लांट्स पे, जिन प्लांट्स में को ये कैटरपिलर्स खा रहे हैं या लार्वास खा रहे हैं, इन प्लांट्स के ऊपर, जैसे ब्रेसिकेसीज, जैसे मस्टर्ड है, सरसों है, फ्रूट्स के ट्रीज हैं, इनके ऊपर इनको स्प्रे कर दिया जाता है। जब इनके ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है, ये बीटी जो होता है, बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस इन शॉर्ट बीटी कहते हैं इसे, ये बीटी जो होता है ये इन प्लांट्स को कोई हार्म नहीं करता है, लेकिन जो इसके ऊपर जो कैटरपिलर्स होते हैं, जब इस बैक्टीरिया जो होते हैं, जो कैटरपिलर्स और लार्वा की बॉडी के अंदर जाते हैं, तो इन कैटरपिलर्स या लार्वास को किल कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। बहुत से माइक्रोब्स सॉइल की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इनरिच करने के लिए यूज किए जाते हैं, जिससे कि राइजोबियम एंड माइकोराइजा, ये बायो फर्टिलाइजर की तरह से यूज होता है। राइजोबियम क्या है? सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है ये, इस तरह का। लेग्यूमिनेसी फैमिली जो होती है, जो दाल वाले जो प्लांट्स होते हैं, जैसे जैसे मटर है, चना है, राजमा है, उन जो लेग्यूमिनेसी फैमिली है, उनके रूट्स में इस तरह के पिंक पिंक कलर के नोड्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा होगा। इन कलर के नोड्यूल्स पाए जाते हैं पिंक कलर के, जिसमें होता क्या है? लेग हीमोग्लोबिन। ये लेग हीमोग्लोबिन करता क्या है? ये फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जिसको कि प्लांट यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? सिम्बियोटिक एसोसिएशन है फंगस और हायर प्लांट्स के रूट्स के बीच में। जो हायर प्लांट्स के रूट्स हैं उनके बीच में ये एक नेटवर्क की तरह से फैले रहते हैं, माइकोराइजा हैं। ये माइकोराइजा या तो बाहर होते हैं रूट्स के, या तो रूट्स के अंदर भी पाए जाते हैं। इस तरह से 2 टाइप्स के माइकोराइजा होते हैं, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। माइकोराइजा विद द रूट सिस्टम, मतलब फंगस जो है विद द रूट सिस्टम ऑफ जेनस ग्लोमस। ठीक है, नाम याद रखिए, ग्लोमस। ये क्या एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को? ये एब्जॉर्ब करते हैं फॉस्फोरस एंड वाटर। जैसे सरफेस एरिया बढ़ गया ना इन फंगस की वजह से, तो ये ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे, अब ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ज़्यादा फॉस्फोरस एब्जॉर्ब कर पाएंगे, जिससे कि प्लांट को क्या बेनिफिट होगा? प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, प्लांट जो होंगे वो ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाते हैं और टॉलरेंट हो जाते हैं सैलिनिटी और ड्राउट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, जैसे कि एनाबिना, नॉस्ट्रक, ऑस्किलेटोरियम। ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट्स में, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। फ्री लिविंग जो सॉइल में प्रेजेंट है, जैसे कि एजोटोबैक्टर, एजोस्पेरलम, ये भी फ्री नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। पैडी फील्ड्स में साइनोबैक्टीरिया, जो पैडी फील्ड्स होती हैं, जो
धान के खेत होते हैं उन वो एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, टेम्परेचर और जो वाटर लॉग्ड होता है उसमें वो एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं साइनोबैक्टीरिया को ग्रो करने का। ठीक है, और ये साइनोबैक्टीरिया अगर उसमें ग्रो करते हैं तो ये बहुत अच्छे बायो फर्टिलाइजर होते हैं इन पैडी फील्ड्स के लिए। एजोलम जो कि एक फर्न है, इसके अंदर एनाबिना, ठीक है, एनाबिना जो कि साइनोबैक्टीरिया है, ये रहता है एज अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। एल्गी मतलब एनाबिना जो है ये क्या प्रोवाइड करता है एजोला को? नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, क्योंकि एनाबिना के पास प्रॉपर्टी है कि वो नाइट्रोजन फ्री नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती है नाइट्रेट एंड नाइट्राइट के फॉर्म में। और फर्न एजोला क्या करेगा? ये जो होगा वो एनाबिना को जगह प्रोवाइड करेगा, हैबिटेट प्रोवाइड करेगा रहने के लिए। तो इस तरह से ये एजोला और एनाबिना का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना ही पढ़ना था आपको इस चैप्टर में। एक दो बार देख लीजिए और जितने एग्जाम्पल्स हैं उसको कॉपी में लिख के अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए